शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज शनिवार है, इसलिए हमने समसामयिक विषय पर चर्चा रखा है। आज हमने जनसंख्या समस्या या समाधान विषय पर बात करने का निश्चय किया है। आज हम जानेंगे कि जनसंख्या वरदान है या अभिशाप। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि वर्तमान समय में हमारे देश में या विश्व में जनसंख्या की क्या स्थिति है। इसके लिए हम लोगों ने 5 बिंदुओं को शामिल किया है, जिसके माध्यम से हम लोग चर्चा नबी के नाते तो खुदा के वास्ते मैं सियासी लीडरान से गुजारिश करूंगा। इसमें हम लोग जिन 5 बिंदुओं पे बात करेंगे, वह है, पहली बिंदु है बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या और उसका समाधान। देखिए, जनसंख्या समस्या है कि समाधान, यह अपने आप में विवाद का विषय है या बहस का विषय है। जनसंख्या आवश्यक भी है। अगर जनसंख्या नहीं होगी तो फिर किसी समाज, देश या राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन हमें दूसरी ओर यह भी देखना है कि जनसंख्या इतनी हो, इतने का हम भरण पोषण कर सके, जितनी जनसंख्या को हम संभाल सके। अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो फिर कई तरह की समस्याएं आएंगी। हमें जनसंख्या को संतुलित करना चाहिए। न जनसंख्या अधिक हो, न जनसंख्या कम हो। जनसंख्या ऐसी हो कि उस देश की जो विद्युत दर है वह बराबर चलती रहे, और वह इतनी हो कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति न आए। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि हमारे देश में 1921 के बाद जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी, खासकर आज़ादी के बाद। अगर अभी हम बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण पे हमने बहुत काम किया है। आज हमारे यहाँ TFR 2.1 हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। हम पहले ये जानते हैं कि TFR है क्या। TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। जैसे एक महिला अपने जीवन काल में जितने बच्चे पैदा करती है, उसको हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। TFR का मतलब हुआ कि पति पत्नी मिलकर जितने बच्चे पैदा करते हैं, उसको हम TFR कहते हैं। मान लिया कि पति पत्नी ने मिलकर 5 बच्चे पैदा किए, तो इसका मतलब है कि वह TFR अधिक है। लेकिन पति पत्नी मिलकर 2 बच्चे पैदा करते हैं या एक ही करते हैं, तो इसका मतलब है कि TFR कम है। जनसंख्या की वृद्धि या उसका कम होना डिपेंड करता है TFR का। एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि
ये फार को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। कम से कम 2.2 होना चाहिए, ताकि हम आबादी का प्रतिस्थापन कर सकें। मान लिया कि पति पत्नी दो बच्चे पैदा करते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनका प्रतिस्थापन हो जाएगा। लेकिन अगर पति पत्नी एक ही बच्चे पैदा करते हैं तो उनकी मृत्यु के बाद उनका प्रतिस्थापन नहीं होगा। और ये अगर स्थिति लंबे समय तक चलती है तो फिर जनसंख्या घटेगी। तो हमें ये फार को मेंटेन करना है। इसमें एक बात और आती है कि जो जनसंख्या नियंत्रण का जो प्रयास है, उसकी समस्या है कि लिंगानुपात में असमानता आती है और वृद्धों की संख्या बढ़ती है। अगर हम बात करें चीन, जापान की, वहाँ पे वृद्धों की संख्या बहुत अधिक है। क्यों? उन लोगों ने अपनी आबादी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चे पैदा नहीं हुए, तो वहाँ पे युवाओं की संख्या कम हो गई और वृद्धों की संख्या अधिक रही। यही हाल भारत में भी होने वाला है। भारत अभी ये फार 2.1 हो चुका है, और हो सकता है कि अगर अभी अभी 2025 में वो और कम हो गया हो। तो मेरा मानना है कि चीन, जापान ऐसे देशों वाली स्थिति हमारे यहाँ न हो, इसीलिए ये फार को मेंटेन करना आवश्यक है। एक दुष्परिणाम और है, लिंगानुपात में पड़ी। अगर एक या दो बच्चे पैदा होंगे तो जाहिर सी बात है उस समाज में लिंगानुपात में गड़बड़ी होगी। भारत में आज लिंगानुपात गड़बड़ है। इसका एक कारण हम ये भी मानते हैं कि जो दो ये एक बच्चे, जो दो धारणा बन गई, मानसिकता बन गई, उससे जनसंख्या जो लिंगानुपात है उसमें कमी आई। तो जनसंख्या वृद्धि इसलिए भी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में आबादी को बढ़ाना आवश्यक है कि नहीं। देखिए, लोकतंत्र में जनता का शासन नहीं होता। लोकतंत्र में शासन होता है बहुमत का। जिस देश का बहुमत जैसा रहेगा, उसका शासन, उसका स्वरूप, उसकी प्रकृति वैसे ही होगी। अभी भारत में हिंदू बहुमत है, तो यहाँ की जो व्यवस्था है हिंदुओं के आधार पर है। लेकिन अगर मान लिए यहाँ पे मुस्लिमों की फूलता हो, तो देश का जो व्यवहार है, स्वरूप है, चरित्र है, वह बदल जाएगा। हमें अपनी जनसंख्या को हर हाल में मेंटेन करना पड़ेगा। ये समस्या हर जगह आती है। यूरोप में भी ये समस्या आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ का राष्ट्रपति है, वह आयोजन इतना कंट्रोल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि जो यहाँ का जो मूल निवासी है, उनकी संख्या घटेगी तो फिर दिक्कतें आएंगी। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश का जो हिंदू आबादी है, जो हिंदू डेमोग्राफी है, वह उसका पलड़ा भारी रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो दिक्कतें आएंगी। आगे हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में अल्पमत अधिकारों की रक्षा
जी, इनकी आवाज बंद हो गई विपुल जी की। जी बाबा जी, मुझे लगता है शायद उनके यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू है, डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, यार, चलिए आगे बढ़ाइए फिर। जी बाबा जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी, देखिए लोकतंत्र पर जब मैं विचार कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये आया कि कहने के लिए हम लोग कह देते हैं जनता का शासन है, लेकिन सारे जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे मैं एक दो बातों को देखूं, अमेरिका में इस बहुमत के शासन को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए। जैसे वहां 50 राज्य हैं, तो हर एक राज्य से वहां 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं सीनेट के लिए। तो जो 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो टोटल 50 राज्यों से 100 प्रतिनिधि आते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं वो लगभग 400 के आसपास हैं। तो वहां पर एक ये जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को या रिपब्लिकन को लाया गया कि रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे, तो उन्होंने इस चीज का समाधान निकालने का प्रयास किया। लेकिन वो कितना सार्थक है और कितना नहीं है वो एक अलग विषय है। लेकिन भारत में जब बात करते हैं तो भारत में अल्पमत जो है, अल्पसंख्यक जो है, वो खतरे में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को जो है विस्तारात्मक हमने जो है वो विशेषाधिकार दिए हैं। तो वहां पर हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जब हम लोकतांत्रिक ढांचे की बात करते हैं, भारत की बात छोड़ दी जाए या जहां मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहां की बात छोड़ दी जाए, तो हर जगह एक असुरक्षा का जो भाव होता है वो अल्पसंख्यकों के मन में होता है, क्योंकि सारे निर्णय जो लिए जाते हैं वो निर्णय तो इसी प्रकार से लिए जाते हैं, संख्या बल या वोट बल के आधार पर। जब बात संख्या बल की आती है तो फिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक समस्या खड़ी हो जाती है कि हर कोई संख्या विस्तार में ही लगा पड़ा है, क्योंकि कि संख्या जिसकी जिसकी संख्या भारी होगी उसी के अनुसार जो है वहां पर सारी सारी व्यवस्थाओं का निर्माण होगा। और जब आप संख्या का विस्तार करेंगे, बहुमत के आधार पर शासन बनाएंगे, तो वहां पर वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति भी खड़ी हो जाती है। तो यहाँ लोकतंत्र के साथ कुछ अच्छाइयां हमें दिखती हैं तो कुछ उसके नुकसान भी दिखते हैं। जैसे लोकतंत्र में बहुमत के शासन को हम कहें कि जनता के शासन को कहें, कैसे उस पर नियंत्रण रखा जाए। दूसरी समस्या हम लोग ये देखते हैं कि लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर चुना जाता है, योग्यता के आधार पर नहीं चुना जाता है। तो क्या योग्यता को नकार देना बहुत अच्छी चीज है, ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या बहुमत को योग्यता का आधार माना जा सकता है या उसके लिए भी कोई मापदंड बनेगा। तो ये दो तीन समस्याएं जो है लोकतंत्र के साथ खड़ी होती हैं, और वास्तव में आप देखेंगे तो लोकतंत्र को हम लोग एक अनस्टेबल सिस्टम कहते हैं, एक अस्थिर सिस्टम है जहां अराजकता अधिक होती है। और अराजकता का कारण क्या है? वर्ग संघर्ष है, और वर्ग संघर्ष का कारण क्या है? वोट बैंक है, और वोट बैंक का कारण क्या है? बहुमत का शासन। तो बहुमत का शासन जब होगा तो वहां वोट बैंक से लेकर के ये सारी की सारी समस्याएं अपने आप जो है समाज के बीच में दिखाई देने लग जाती हैं। हम लोग लोकतंत्र से एक कदम और आगे बात कर रहे हैं। लोकतंत्र का विकल्प हम राजशाही की तरफ नहीं देख रहे हैं, राजतंत्र की तरफ नहीं देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं लोकतंत्र का जो विकल्प है वह लोक स्वराज्य की तरफ जाए। इसीलिए 2-3 दिन पहले भी मैंने चर्चा में एक बार कहा था कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जैसी धारणा को हम लोग समाप्त कर दे, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में किसी को भी विशेषाधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र जी कह रहे थे मुसलमानों में या अन्य कम्युनिटीज जो माइनॉरिटीज होती हैं उनमें जो भाव होता है, अल्पसंख्यकों में डर का भाव होता है। देखिए कहने के लिए ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि जब आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक करते हैं तो वहां पर संविधान, संवैधानिक ढांचा, सारी व्यवस्था वो नागरिक के लिए बनी है या फिर वर्गों के लिए बनी है, ये हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। और नागरिक के लिए बनी है तो फिर उसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जैसी कम से कम संविधान में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए। तो लोक स्वराज्य के ढांचे में भी हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि लोक स्वराज्य की जब हम बात करते हैं और हमने एक संविधान सभा भी बना दी, हमने जो है वो विधायिका का भी गठन कर दिया,
लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं बन किस आधार पर रही हैं? तो वो सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं बहुमत के आधार पर। तो वहां पर भी हम लोगों को ये विचार तो करना ही पड़ेगा कि कहीं बहुमत जो है वो योग्यता को ना दबा दे, कहीं बहुमत जो है वो अराजकता को ना ले आए, कहीं बहुमत जो है वर्ग संघर्ष को बढ़ावा ना दे। तो इन सब का जब हम समाधान देखते हैं तो वहां पर दिखाई देता है कि राज्य को केवल और केवल सीमित अधिकार दिए जाए, समाज की सामाजिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करने का उसमें अधिकार ना रहे। तो जो लोकतंत्र की हमने समस्याएं गिनाई हैं, उन लोकतंत्र की समस्याओं का समाधान हम लोक स्वराज्य में करेंगे, न कि तानाशाही की तरफ बढ़ जाएं। जो 2-3 बातें आई हैं जनसंख्या के संबंध में, ये मेरे दिमाग में कुछ दिन पहले आया था। मैं अपने एक मित्र के साथ बात कर रहा था देहरादून में, तो उनकी एक ही बेटी है। तो उन्होंने मुझे एक तर्क दिया, उन्होंने कहा कि ब्रिजेश, एक लड़के या एक ही लड़की हो तो ठीक है, उनका पालन पोषण भरण पोषण करने में आसानी होती है। मैं ये समझता हूं कि ज्यादा होंगे तो उसको कैसे आज के समय में उसका पालन पोषण करेंगे। तो फिर मैंने ये कहा कि वो तो सारी बात ठीक है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं वो 3-4-5 भाई रहे, मेरे माताजी के यहाँ 3-4-5 लोग रहे, तो मेरे पास जो है वो एक मामा का घर है, एक चाचा का घर है, मेरा एक भाई है, कल के दिन उसका पुत्र होगा तो उसके लिए मैं काका हो जाऊंगा, मेरी बहन का पुत्र है तो उसके लिए मैं मामा हो जाता हूँ, हमारे यहाँ भांजे की व्यवस्था हो गई, भतीजे की व्यवस्था हो गई, एक पूरा भरा परिवार दिखाई देता है। एक ही व्यक्ति जब होता है परिवार में तो मैं एक समस्या और देखता हूँ कि उस एक व्यक्ति के ऊपर मानसिक दबाव बहुत अधिक होता है परिवार को चलाने का। और 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति हैं तो परिवार में अगर कोई कमजोर भी है तो सब एक दूसरे का सहारा बन करके एक दूसरे को संभाल लेते हैं। लेकिन आप अगर एक जो अभी चल रहा है कि एक ही बच्चे को पैदा करो, या अभी इसको प्रमोट किया जा रहा है, हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक पंचायत वेब सीरीज देखी थी, तो उसमें वो स्लोगन लगाते हैं, दीवार पे लिखते हैं कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। ये प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है और वो 2 को भी खत्म करते करते वो एक पर ले आए हैं कि आप एक ही पैदा करो। मैं ये समझता हूं कि प्रकृति ने अपने आप कुछ व्यवस्था कर रखी है। एक व्यक्ति आ रहा है, एक जा रहा है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। अगर हम इसको बलपूर्वक रोकने का प्रयास करेंगे, व्यवस्था के द्वारा करेंगे, तो जापान और चीन के जैसी स्थिति हो जाएगी। आज वहां 30-35% युवा है और भारत आज भी 65% युवाओं वाला देश है। तो हम ये भी देखें कि हमारे पास काम करने के लिए हाथ भी ज्यादा हैं। लेकिन ऐसा भी ना हो कि प्राकृतिक असंतुलन पूरी तरह से प्राकृतिक में असंतुलन हो जाए, संतुलन सारा बिगड़ जाए। तो वहां पर भी हम लोगों को कुछ संतुलन की आवश्यकता है। तो ये लोकतंत्र की, बहुमत की, जनसंख्या की समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान हम लोगों ने लोक स्वराज्य में सोचा है। ये कुछ बातें मेरे दिमाग में आई थी तो उस पर कोटेशन लिखा था। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी जो है अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, नमो नमः। जी आदरणीय, बताइए। धन्यवाद। आज विषय जो है जनसंख्या पर है और बढ़ती हुई जनसंख्या, उसका समाधान क्या है। पहले हम यह समझें कि जनसंख्या कितनी होना अधिक है, पहले इस पर विचार करना जरूरी आवश्यक है। यदि हम पूरे भूमंडल देखते हैं, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर का भूमंडल है और 15 करोड़ कुछ लाख वर्ग किलोमीटर जो है कि धरातल है, समुद्र क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो। अब हम यह विचार करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या जो है कि रह सकती है। तो हम यदि पूरे भूमंडल में देखते हैं तो अलास्का हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, साइबेरिया हुआ, सहारा हुआ, जैसे क्षेत्रों को यदि निकालते हैं, फिर भी हम 33% भूमि जो है कि ऐसे स्थान जहां आदमी रह सकता है और उसके संबंधी जो है कि जैविक गतिविधियां सामान्य रूप से हो सकती है। तो 33% क्षेत्र हम लेते हैं तो 5 करोड़ वर्ग किलोमीटर की जमीन हमें प्राप्त हो जाती है, जिस पर हम कुछ जो है कि उत्पादन कर सकते हैं जैविक दृष्टि से, सिंचाई के माध्यम से या आधुनिक व्यवस्था के माध्यम से
उसको क्षेत्र में उतना विस्तार कर सकते हैं। लगभग 33% तो आराम से हो सकता है। अब हम यहाँ आते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रह सकती है। तो हम देखते हैं तो बांग्लादेश में जो है कि प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है वो 1350 के ऊपर है। मोनाको में 23,000 प्रति वर्ग किलोमीटर है और मकाऊ में है 17,000। सिंगापुर है, हांगकांग है। सिंगापुर का तो 8,000 प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या। यदि 1 वर्ग किलोमीटर में हम जो है कि आकलन जो गणित किए हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में एक स्वस्थ जनसंख्या जो है कि 2,000 होनी चाहिए। तो बहुत से जगहों पर 2,000 के पार पहुंच जाने के बाद भी वहाँ जनसंख्या जो है कि बढ़िया सुकमे से है और कोई समस्या नहीं है। विकसित देशों में उनका स्थान है और अत्यंत समृद्ध भी है बहुत जनसंख्या होने के बाद भी। हम बात कर रहे हैं सिंगापुर जहाँ 8,000 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है, लेकिन वह दुनिया के सबसे संपन्न देशों में। लेकिन हम वहाँ 8,000 की जनसंख्या की बात नहीं करते हैं। जो एक आदर्श स्थिति होती है प्रति वर्ग किलोमीटर 2,000। 2,000 यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर में हो गया 2 लाख और 10,000 वर्ग किलोमीटर में उसका यदि 100 गुना करते हैं तो हो जाएगा 2 करोड़। तो एक करोड़ वर्ग किलोमीटर में 1 लाख वर्ग किलो करीब 100 वर्ग किलोमीटर में हो जाता है 2 लाख और 10,000 वर्ग किलोमीटर में हो जाता है 2 करोड़ और 1 लाख वर्ग किलोमीटर में हो जाता है 20 करोड़ की जनसंख्या। 20 करोड़ की संख्या 1 लाख वर्ग किलोमीटर में। यदि हम 1 करोड़ में जाते हैं तो यह हो जाता है 20 अरब और हमने 5 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि हमने संबंधित किया है। तो हिसाब से 100 अरब की जनसंख्या आराम से जो है कि धरती व्यवस्थित रह सकती है यदि प्रति वर्ग किलोमीटर में 2,000 की जनसंख्या रखी जाए तो हम किसी भी तरीके से मान सकते हैं कि 60-70 अरब या 80 अरब तक को कोई समस्या नहीं है जनसंख्या के लिए। इतनी जो है कि भूमि हमारे पास है। लेकिन फिर भी यदि अभाव है तो उसका कारण यह है कि पारिस्थितिक तंत्र का अभाव। हम जो है कि सारा जो है कि व्यवस्था ट्रांसपोर्टिंग पर चली गई है, एक जगह से दूसरे जगह आती जाती है। हम स्थानीय उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और घनी आबादी एक ही जगह इकट्ठी हो जाती है। लेकिन यदि हम 2-4-5 किलोमीटर की आबादी को पारिस्थितिक तंत्र में लें तो वहां पर उनके लिए 90% का जो है कि यदि हम रेशियो रखें उनके रोजगार का और उत्पादन का, खाद्य प्रणाली का और पशु और इत्यादि डेयरी उत्पाद वगैरह लेकर के सब, तो यदि हम 5-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का यदि पारिस्थितिक तंत्र बना के चलते हैं तो वह समस्या वहां पर नहीं होती है क्योंकि वहाँ 90% जो है कि हमारा प्रोडक्शन वहीं से आ रहा है। 10% जो है व्यापार के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब हम सब कुछ व्यापार के माध्यम से लेते हैं तो अभाव की स्थिति में आ जाते हैं। उस अभाव की वजह से हम जो सोचते हैं कि जो जनसंख्या है वह बहुत ज्यादा है, हम उसका भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब तक 70-80 अरब के ऊपर के बाद, हम अभी तो 8 अरब है, 10% जो है कि हमें 10% ही आबादी में ही हम सोच रहे हैं कि जनसंख्या अधिक है। लेकिन जनसंख्या का चरम स्थिति हम जो है कि 100 अरब मानते हैं, 80 अरब तो सामान्य है। तो यह एक आडंबर फैला गया है, एक प्रचार तंत्र की जो है कि विकृति है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो एक गलतफहमी का शिकार पूरी जनता हो चुकी है, जबकि हम समझते हैं ऐसा नहीं है। यह पारिस्थितिक तंत्र की गड़बड़ियां हैं जो है कि यह सिद्ध करती है कि जनसंख्या जो है कि ज्यादा है। और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास में वृद्धि युवाओं का अनुपात असंतुलित हो सकता है। अभी जो है कि हम लोगों का जो हिंदू जनसंख्या है वह जो है कि 1.9 है। माने फर्टिलिटी दर यदि 2.1 के नीचे आ जाता है तो वृद्ध युवा का अनुपात गड़वाने लगता है।
यदि हम प्रति वैवाहिक स्त्री जो है कि 3 संतान उत्पन्न करें तो फर्टिलिटी दर जो है कि 2.1 2.2 आ सकता है, क्योंकि बहुत से जो है कि 2 ही संतान पैदा होते हैं उनके अपने प्राकृतिक कारणों से। कुछ लोगों के 1 ही संतान पैदा उनके प्राकृतिक कारणों से, कुछ लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कुछ लोग जो है कि निसंतान रह जाते हैं। यदि हम प्रति महिला जो है कि फर्टिलिटी दर 3 को जो है कि अनुमति दे दें, 2 1 को बात न करें, 3, हर व्यक्ति 3 संतान उत्पन्न करना अपना दायित्व समझे, एक माता का, एक पिता का, एक जो है कि देव ऋण के लिए, गुरु ऋण के लिए, एक मातृ ऋण, एक पुत्र मातृ ऋण, एक पितृ ऋण, एक जो है कि गुरु ऋण के लिए, देव ऋण के लिए। तो वास्तव में 3 जब हम लेके प्रयास करेंगे, 3 की जनसंख्या में लेके प्रयास करेंगे तो 3 ही नहीं रहेगा, वो अपने आप 2.1 2.2 आ जाएगा, जो कि आदर्श जनसंख्या स्थिति पड़ती है, जहां पर वृद्ध युवाओं का अनुपात सही रहता है। हम जानबूझ करके 2 संतान पैदा कर रहे हैं तो गलत है। यदि व्यवस्था में या किसी कारण से 2 ही संतान पैदा हुआ बात अलग है, लेकिन हमें हर हालत में यह प्रयास करना चाहिए हमारे पास 3 संतान जरूर होने चाहिए, तभी वह संतुलन होगा। जनसंख्या जो कहा जाता है या हुआ फैलाया जाता, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, जनसंख्या अभी बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है कि जो संसाधन धरती पर है उसका हम 10% दोहन नहीं कर पा रहे हैं, 10% भी दोहन नहीं कर पा रहे हैं। यह जो है कि यह जो विज्ञान का और जो है कि पारिस्थितिक तंत्र का जो सही उपयोग होना चाहिए, संसाधन का जो सही उपयोग होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। मानव के जो है कि शक्ति का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, और उसका सारा जो है कि गतिविधि जो है कि अनुत्पादक क्षेत्रों में जा रहा है। अनुत्पादक क्षेत्रों में अत्यधिक जो है कि मनुष्यों का जो है कि गतिविधि होने से ही सारी समस्याएं पैदा हो रही है। लोकतंत्र जनता का शासन या बहुमत का शासन, क्या बहुमत का आधार तुष्टीकरण और मंगला संघर्ष प्रसाद जी शॉर्ट करिएगा। हाँ, बहुमत के शासन को स्थापित करने के लिए हर वर्ग द्वारा अपनी जनसंख्या वृद्धि का प्रयास कितना उचित है। देखिए तो भाई हर व्यक्ति जो है कि, तो पहली बात जो है, जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो है कोई वर्ग नहीं होता है, न अमीर होता है, न गरीब होता है, न फॉरवर्ड होता है, न बैकवर्ड होता है, न अल्पसंख्यक होता है, न बहुसंख्यक होता है। उसके आधार पर संविधान बनाना चाहिए। जब ये सब चीजें जब आ रही है जो है कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और जो है कि तुष्टीकरण, आरक्षण इत्यादि चीजें आ रही हैं, तो लोकतंत्र से बेहतर जो है कि हमारे ख्याल से समझ में आता है सैन्य शासन होना चाहिए। सैन्य शासन का मैं इसीलिए समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि लोकतंत्र में इन चीजों का स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी उसको दिया गया है, तो उसको खत्म करके हमें सैन्य शासन की व्यवस्था की तरफ चलना चाहिए। लोकतंत्र में अल्पमत के अधिकार सुरक्षा किस प्रकार से हो? लोकतंत्र में योग्यता का आधार बहुमत कितना उचित कितना अनुचित है, तो पहले से मैंने स्पष्ट कर दिया है। यदि किसी भी प्रकार का वर्ग बनाते हैं तो लोकतंत्र है, वर्ग बनाते तो निश्चित ही लोकतंत्र से 100 गुना बेहतर हमारा सैन्य प्रणाली चलिए होगा। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की धारणा घातक है, ये निश्चित रूप अब से है। आप 1-2 मिनट में और निपटाइएगा, हाँ हाँ, हमारा बात पूरा हो गया है। लोकतंत्र थोड़ा शॉर्ट में हाँ निपटाइएगा मंगला जी। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ बस 2 मिनट। तो ठीक है। बहुसंख्यकवाद की, अल्पसंख्यकवाद कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो है कि हम देश के नागरिक हैं और देश की तरक्की में हम प्रत्येक लोग सहभागी हों, यह दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि यह दृष्टिकोण है तो सब कुछ ठीक है, लोकतंत्र भी ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी धन्यवाद। कोई और साथी बताएं। चलिए हम ब्रजेश जी अपनी बात रख दें। जी बाबा जी बताइए। देखिए, जनसंख्या वृद्धि ये विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर रोज कुछ न कुछ चर्चा चलते रहती है। मैं थोड़ा सा अलग हट के सोचता हूं इस संबंध में। मेरे विचार में वह सामान्यतया अगर आबादी मान लीजिए बढ़ती है
तो क्या आबादी अभी इतनी बढ़ गई कि अब उत्पादन बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अभी 1 करोड़ आदमी और बढ़ जाए कि 1 करोड़ लोग उत्पादन करेंगे कि नहीं? अगर वो उत्पादन करेंगे तो हमारे उत्पादन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्पादन तो कुछ न कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक व्यक्ति जितना उत्पादन करता है उसका खर्च तो कम ही करता है। ये एक मुद्दा उठा, लेकिन आज इस मुद्दे को हम किनारे कर दें। जनसंख्या के मामले में दुनिया के अनेक देशों में जनसंख्या घटनी शुरू हो गई और भारत में भी वास्तव में जनसंख्या अब बढ़ नहीं रही है। वर्तमान वर्ष में ये अलग बात है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और यहां वहां से भाग भूग करके भारत में आ जा रहे हैं और वो जनसंख्या बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन अगर ये भारत से बाहर के लोग आना भारत में कम कर दें या बंद कर दें तो जनसंख्या स्थिर हो गई है। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ये आभास होता है कि जनसंख्या घटनी शुरू हो गई है भारत में। ये व्यक्तिगत रूप से आभास ऐसा होता है। मैंने अपने घर में कहा भी ये बात कि जल्दी ही आपको इसका प्रभाव दिखेगा। फिर जनसंख्या वृद्धि का इतना हल्ला क्यों है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ये एक पक्ष की जनसंख्या तो घट रही है, हिंदुओं की, लेकिन मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। मतलब हिंदू और मुसलमान के बीच तो जब किसी नीति का कोई प्रतिद्वंदी दुरुपयोग करने लगे तब चिंता शुरू होती है। ये जनसंख्या वृद्धि का वर्तमान में जो हल्ला है यह इस बात का नहीं है कि आबादी बढ़ रही है, ये तो बहाना मात्र है। हल्ला इस बात का है, इस बात से है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये बात तो है, दिखती है एकदम साफ। इस समस्या पर तो सोचा जाना चाहिए, क्योंकि अगर पक्ष शुरू हो गया तो शांति खतरे में पड़ जाएगी। फिर एक तीसरा सवाल और खड़ा होता है कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, तो लोकतंत्र में बहुमत का शासन नहीं होता है, लोकतंत्र में बहुमत की व्यवस्था होती है। इसका मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र में बहुमत को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान से दूर हट जाए। संविधान का तो पालन करना ही होगा और संविधान में, आदर्श संविधान में वह बात लिखी जाती है जो आप कहते हैं।
सब मिलकर बहुमत से, इसका मतलब कि एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम संविधान का शासन भी मान लें तो फिर घूम फिर करके बहुमत का ही शासन हो गया, घूम फिर करके। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सरकार संविधान से हटकर कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन एक बात बहुत महत्व की है विचारने की, कि किसी भी देश में कोई भी संविधान या सरकार, बहुमत से ही संविधान बनेगा, तो बहुमत भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जब फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी जाती है, वैसे कुछ देशों में नहीं भी है अभी वर्तमान में, लेकिन भारत उन देशों में है कि जहां फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है। तो हम किसी का मूल अधिकार नहीं छीन सकते, संविधान में नहीं छीन सकता। अगर संविधान में किसी का मूल अधिकार छीना जाएगा तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ये मोटी मोटी बात मैं आपको बताना चाहता था। को अब 5 मिनट छुट्टी। आप तब तक कोई अपनी बात रखिए और उसके बाद फिर मैं जुड़ जाऊंगा तो प्रश्नोत्तर कर लूंगा 5 मिनट, 5 10 10 मिनट में। कोई भी सभी और साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए पवन जी। बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या और उनका समाधान। जनसंख्या नियंत्रण नियंत्रण करने पर क्या हमारी बढ़ रही थी निरंतर, कोई और फर्क पड़ेगा क्या? आवाज आ रही है मेरी? देखिए, मदन जी ये अभी पवनजय जी बोल रहे हैं, आप पवनजय जी के बाद बोलिएगा। ठीक है, ठीक है। तो लगभग 70 के दशक में एक अमेरिकी पत्रकार का भारत पे एक किताब है, जिसपे उन्होंने लिखा कि भारत में जनसंख्या इस कदर बढ़ रही है जो इस बात का संकेत है कि वो चाइना के बराबर हो जाएगा, और ऐसी स्थितियों में मुसलमान वहाँ अल्पसंख्यक ही रह जाएंगे, और जो राजनीतिक स्तर है, जिस बिसात पे राजनीति की जानी चाहिए, जातिवाद की जो संघर्ष की लड़ाई रहेगी, वह आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू जो है वह सहिष्णु है, और वह दलित ओबीसी को अधिकार दे देगा। संघर्ष की स्थिति नहीं उत्पन्न हो कर पाएंगे। यदि हिंदू बहुसंख्यक हो गई, इस तरह से जनसंख्या बढ़ती गई, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और फिर धर्म के आधार पर संघर्ष की स्थिति कभी नहीं उत्पन्न होगी। और ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भारत भी साम्यवादी देश हो जाए। रसिया, चाइना और भारत जब तीनों देश साम्यवादी हो जाएंगे, तो अमेरिका की जो स्थिति है वह नगण्य हो जाएगी। इस इसके लिए अमेरिका ने जिस तरीके से आज वो टैरिफ लगा रहा है, उसी तरीके से उस समय अमेरिका ने एक प्लान चलाया, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, जहां गर्भस्थ शिशु में इंजेक्शन के माध्यम से पानी निकाल करके यह पहचान की गई कि वह बेटा है कि बेटी, और लगभग 2000 गर्भस्थ शिशुओं की गर्भ में हत्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के आंकड़ों में दर्ज है।
और यह गति समाज में फैलाई गई, जिसपे बेटों की चाहत रखने वाले लोग, जो बेटों की चाह में और अधिक बच्चे पैदा कर रहे थे, वह उससे मुक्ति पा गए। और यह स्थिति चलती रही लगभग 90 के दशक तक। 90 के दशक तक तो ये जो मशीन है, इसको सरकारी हॉस्पिटल के अलावा तमाम तमाम प्राइवेट जगहों पे जो है इसको वितरित कर दिया गया। और वो हॉस्पिटल धड़ल्ले से लिंग पहचान कर रहे थे। और अमेरिका के सर आंकड़ों के मुताबिक कि हजारों मशीनें जो है भारत में भेजी गई हैं, जो लिंग पहचान कर रही हैं। तमाम तरीके के समाज सेवी संस्थाओं द्वारा और कोर्ट में मुकदमे के दौरान सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। जिसके बाद यह कानून बनाया गया कि लिंग निर्धारण अपराध है। लेकिन तब तक समाज में यह इतना फैल गया था कि यह अवैध तरीके से विकसित होने लगा। लगभग 2000 तक जो है यह बहुत तेजी से चला है। मोदी जी की सरकार आने के बाद इस पे लगभग नियंत्रण ही पा लिया गया है। रेयर एंड रेयर केसेस में ऐसे हो रहे हैं कि ये लोग धंधे चला पा रहे हैं। तो इतने दिनों तक एक नीति के आधार पर कि भारत साम्यवादी ना बन जाए, भारत में बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद की स्थिति विवाद बनाया रहे, तो हिंदू बहुसंख्यक न होने पाए। यदि वह अधिक स्थिति में हो जाएंगे तो मुस्लिम नगण्य हो जाएंगे और लोकतंत्र बहुसंख्यक के आधार पर ही तय होता है। यदि बहुसंख्यक हिंदू मतदाता हो जाएगा तो वह जो है मोहल्ला क्लिनिक मांगेगा, वह सरकार से हिसाब मांगेगा, वह शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विकास की बात करेगा। और यदि वह अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाद ज्यादा न रहा, मुस्लिमों की स्थिति की जरूरत रही, तो फिर वह अपनी सुरक्षा और न्याय के लिए लड़ेगा। और जब वो सुरक्षा संरक्षा के लिए लड़ेगा तब उसका वोट फ्री में लिया जा सकता है। तब उसको न मोहल्ला क्लिनिक देने की जरूरत है, न हिसाब देने की जरूरत है, न शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च ध्यान देने की जरूरत है। फिर तो हम उसको सिर्फ एक गारंटी दे देंगे कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं मुसलमानों से। हम बुलडोजर चलवा देंगे इनके ऊपर, हम गोली मार देंगे इनको। तो इसी पे ही जनता खुश रहेगी कि भाई साहब आप मेरी सुरक्षा को ध्यान रखो, बाकी तो चीजें मैं जी लूंगा। आप खनन के जरिए पूरे देश का खनन कर लो, आप पूरे विभागों को किसी भी एक कंपनी को दे दो अपने चहेते, अच्छे से बिड ना करो, संतुलनवाद को मत अपनाओ, वो सब चलेगा। लेकिन आप हमारी सुरक्षा की गारंटी ले लो बस। और उस पे लगभग लगभग देश चल रहा है। अच्छा, ये सब बातें आज कहने की जरूरत क्या है? इससे हमारे जीवन में बदलाव क्या आएगा, हमारे समझ क्या बढ़ेगी? इससे हमारी समझ यह है कि एक देश हमको किस ढंग से नियंत्रित कर सकता है, और उस देश के नियंत्रण से घबरा करके आज मोदी जी चाइना के पास नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में इन्होंने सरकार की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार गिर गई है, वह स्थिति हिंदुस्तान में भी आ सकती है। तमाम बुद्धिजीवी समाज सेवी लोग जो न्याय की बात करते करते यह भूल जाते हैं कि हमारी देश की राज्य व्यवस्था रहेगी तभी न्याय मिल पाएगा,
वह अपने ही राज्य के खिलाफ हो जाते हैं और विदेशी षड्यंत्रों के शिकार हो जाते हैं। तो जरूरी ये है कि हम अपनी न्यायालय को, अपने लोकतंत्र को इज्जत दें और हर स्थिति में उसको बनाए रखें। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। मैं एक बात और कहना चाहता था ब्रजेश जी जी बाबा जी। कि हम लोगों को जनसंख्या वृद्धि पर विचार करते समय एक बात पर अभी और समझना पड़ेगा कि वर्तमान समय में जो एआई के माध्यम से रोबोट बनाने की स्थिति पैदा हो रही है, अब तक तो कोई प्रतिबंध है नहीं इस पर, तब क्या होगा? आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो वो रोबोट बना देंगे, रोबोट ही युद्ध लड़ेंगे, रोबोट ही फिर खेती भी करेंगे। क्या होगा अभी तक मेरे दिमाग में नहीं है, किसी के दिमाग में होगा तो बताइएगा। मैं एक संदेह आपको बता दिया। पहली बात आप ये सोचिएगा कि अगर रोबोट बने तो क्या होगा। दूसरी बात ये सोचिएगा कि अगर मुसलमान जनसंख्या वृद्धि के लिए योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र कर रहा है, का क्या समाधान होना चाहिए। तीसरी बात ये भी सोचिएगा कि शासन तो संविधान से चलता है और भारतीय लोकतंत्र में व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब कि आप बिना कानून के, बिना संविधान के और बिना मौलिक अधिकारों के, संविधान से भी आप किसी की संपत्ति नहीं छीन सकते भारत में। ये आपको मैं बता दे रहा हूं, आप प्रश्न करेंगे तो और क्लियर कर दूंगा मैं कि संविधान में भी आप कोई ऐसा प्रावधान नहीं डाल सकते जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर आपने संविधान में डाला बहुमत ने, सर्वमत ने, सारे भारत ने मिलकर अगर ऐसा संविधान में डाल दिया, तब भी आप संविधान में नहीं डाल सकते उसको। तो मौलिक अधिकारों का भी मामला इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये सब प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। चलिए, आप अगर कोई प्रश्न होगा तो और कर लीजिएगा, और 2-4 मिनट के बाद फिर आप अपनी बात रखिए। बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, जो लोकतंत्र की बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों को कोई बाधित नहीं कर सकता, लेकिन जैसे हम आदिवासियों के इलाके देखते हैं तो वहां पर गैर आदिवासी को जमीन खरीदना मना है। तो क्या इस तरह से वर्ग संघर्ष की स्थिति को लोकतंत्र में पैदा नहीं किया जा रहा है? नहीं, जो आप कह रहे हैं जी वो गैर कानूनी है, जी गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। वो विशेषाधिकार है उनका। विशेषाधिकार किसी को जी आप इस तरह का विशेषाधिकार नहीं दे सकते जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हो। मौलिक अधिकार, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि अभी दुनिया मौलिक अधिकार को समझ ही नहीं रही है कि मौलिक अधिकार क्या है।
तो जब मौलिक अधिकार की परिभाषा ही नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग क्या करें इसका उपाय। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बात और बता दूं कि हम लोग लोकतंत्र को डिनाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं, लोकतंत्र के जगह पर लोक स्वराज आना चाहिए। अगर लोक स्वराज्य आएगा तो बहुत सी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी, बहुत सी, एक दो नहीं। लोक स्वराज्य ये लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा विकल्प है, ये मैं आपको बता दिया। चलिए अब पूछिए आप आगे। मेरा एक प्रश्न था मुनि जी, हाँ आप लोगों से। बताइए बप्पू जी। हाँ, अभी जो जनसंख्या की बात चल रही थी, तो हमें जो समझ में आता है कि क्या प्रकृति में सभी प्राणियों का, मनुष्य का या जंतु हो जानवर हो, यदि किसी एक प्राणी का जनसंख्या ज्यादा वृद्धि हो जाए तो क्या दूसरे पर क्षति हो जाएगा? जैसे यदि मान लीजिए कोई गाय का, कुत्ता का, बकरी का, बैल का, यदि जनसंख्या लिमिट से अधिक हो जाएगा तो दूसरे प्राणी को क्षति होगा। इसी प्रकार से यदि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ेंगे तो प्राकृतिक जो वन कम होंगे, बाकी क्षेत्र कम होंगे, संसाधन कम होंगे, तो इसमें इफेक्ट नहीं है। यानी दूसरे जो प्राणी है उनका हम अधिकारों का हनन करेंगे, तो जनसंख्या असंतुलन तो कहना का कहना है नहीं। नहीं, ये आपका जो कहना है, संदेह है, वो बिल्कुल सही है। अगर किसी एक जीव का यदि संख्या बढ़ गई तो उसको संतुलित तो करना होगा, लेकिन कभी फिर ये विचार करना पड़ेगा कि क्या मनुष्य भी और जीवों के समान ही है। तो हम लोग का ये मानना है कि मनुष्य को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माना गया है, विशेष अधिकार, और उसको फंडामेंटल राइट दिया गया है मनुष्य को। लेकिन मनुष्य के अलावा किसी जीव को फंडामेंटल राइट नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में हम किसी जीव को, अगर उनकी आबादी बढ़ जाए तो हम उनको मारकर संतुलित कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य को मारकर संतुलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको फंडामेंटल राइट प्राप्त है। चलिए आगे और पूछना हो तो और पूछ लीजिएगा। जी, मतलब बहुत लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं कि मनुष्य को फंडामेंटल राइट प्राप्त है और बाकी जीवों को नहीं है। वो फिर वो तो कह देते हैं सब जीव। नहीं तो इसका एक प्रश्न और बनते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने अपने लाभ के लिए या अपने के लिए हाँ, दूसरे जीवों का अधिकार का हनन कर मनुष्य दे। मनुष्य मनुष्य समाज है, पशुओं का समाज नहीं होता है। जीने का अधिकार तो सबको है मुनि जी। क्या चीज? जीने का अधिकार तो सभी को है। जीने का अधिकार सबको नहीं है। जीने का अधिकार केवल मनुष्यों को है। तो शेष बाकी प्राणियों को किसी धरती से जीने, दूसरे का मौलिक अधिकार हनन करने वाले को भी जीने का अधिकार नहीं है। हाँ, मौलिक अधिकार तो सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है। जीने का अधिकार आप माने बकरा को जीने का अधिकार दे देंगे तो चलेगा। जैसे आपको एक बात बतावे कि अभी आज के पेपर में एक समाचार है, उसके अनुसार भारत सरकार ने अभी कोई निर्णय लिया है कि मांस, खून
इनका क्या उपयोग करेंगे हम? तो इसकी खाद बनाई जा सकती है जिससे कि खेती में डाली जाएगी। मेरे विचार से तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एक खाद बनाना है तो खाद बनाने दीजिए। लेकिन अब कुछ जैन लोग बीच में खड़े हो गए, नहीं मांस का खाद कैसे बनेगा, उसका फिर खेत में कैसे डाला जाएगा। तो यह मेरे विचार से अतिवाद है। चलिए खैर आगे, ये तो विषयांतर हो जाएगा सब। हेलो। जी हाँ बताइए। बताइए। मेरा एक प्रश्न है बाबा जी, दो दो प्रश्न है। एक तो मौलिक अधिकार, विशेष अधिकार मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है, जीव के लिए क्यों जरूरी नहीं है, अन्य जीवों के लिए, एक बात। और ये हाँ बताइए। मत, जी, और जो मतलब अध्यात्म का दर्शन तो ये कहता है कि जीव मात्र के प्रति मतलब अहिंसा, हिंसा नहीं होनी चाहिए, आपका मतलब। आपका अध्यात्म क्या कहता है वो विषय नहीं है। विषय ये है कि वर्तमान समय में सामाजिक व्यवस्था में जी मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिया गया है। ये कब दिया गया? लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले। और देने वालों ने कोई गलत नहीं किया था। व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया उस समय सृष्टि के प्रारंभ में, मनुष्य मनुष्य को ना मार दे। तो इसमें तो कुछ गलत नहीं था। हाँ बताइए आप। रीता जी आपको और कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ, मुनि जी, अगर आज का जो मनुष्य है वर्तमान में, अगर आज की बात हो रही है, तो मनुष्य यदि पूरी सोसाइटी के लिए यदि अनुपयोगी हो जाए, घातक हो जाए, सामाजिक असुरक्षा पैदा कर दे, हिंसा पैदा कर दे, अपराध की स्थिति बना दे, तो क्या तब भी उसको अधिकार? नहीं है। जी तब भी समाज को अधिकार नहीं है। तो भी वो मौलिक उसके अधिकार लिए का अधिकारी है। उसके जी लिए उसके लिए न्यायपालिका बनी है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तब भी क्या उसको मौलिक अधिकार सुरक्षित हाँ रहने तो, चाहिए? तो हाँ तो है, उसके लिए तो व्यवस्था बनी हुई है। आपको वो अधिकार प्राप्त नहीं है। हम्म, मतलब किसी का मौलिक अधिकार अगर छीना जाएगा, जी वह न्यायालय द्वारा निर्णय के बाद जी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों मिलकर ही छीन सकते हैं। जी बताइए और कोई प्रश्न है कि आप लोगों को मेरा एक कहना है कि ये जो अन्य जीवों के बारे में जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन ये कह रहा है कि मांस से जो खाद बनेगी, अच्छा। उस खाद से खेती नहीं होनी चाहिए। तो वो मत करे उससे खेती। लेकिन आप पूरी खेती को कैसे रोकेंगे? जी जी। ये है दिक्कत।
एक जो और जनसंख्या के बारे में है कि मान लीजिए एक ओर तो मेडिसिन का और आयुर्वेद का, होम्योपैथ का विस्तार होकर के और जीवन जो है वो मतलब दीर्घजीवी होगा, और दूसरे तरफ से जो है कि भ्रूण हत्या और जनसंख्या को कंट्रोल करने से अपना जो है ये जनसंख्या नीचे स्तर का कम होगा, तो बीच में जो वर्किंग हैंड जो है युवा वर्ग का, उसका समस्या पैदा हो सकता है। ठीक है, इस पर ब्रजेश जी आप शुरू करिए अपनी बात। बाबा जी मेरा एक प्रश्न है, बहुत हाँ छोटा सा है। हाँ रखिए। आ, मनुष्य को जो संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसके बावजूद भी भारत में आम जनमानस उनको प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा है? और दूसरी बात, मौलिक अधिकार होते हुए भी जैसे अन्य जीवों की बात आ रही है, जो उनकी दशा होती है उनसे भी ज्यादा दुर्दशा की स्थिति में आज के मनुष्य की मृत्यु हो रही है, उनसे भी मतलब बुरे तरीके से। ये स्थिति क्यों है? फिर क्या फायदा ऐसे मौलिक अधिकारों का? लिखित में प्राप्त होते हुए भी उसको है ही नहीं अधिकार। हाँ, इनका ब्रजेश जी बताइए तो इनका प्रश्न। बाबा जी, इनका कहना है कि जो मौलिक अधिकार अभी हमें मिले हुए हैं उनकी भी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो फिर उसको लिखने का फायदा क्या हाँ, है? यह बात सही है कि नहीं हो पा रही है। इसीलिए तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम लोग इस लाइन पर चल रहे हैं बाबा जी, क्योंकि वर्तमान में भारत में भी ही नहीं, भारत में भी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी अभी नहीं है। हाँ बताइए ब्रजेश जी, आप क्या पूछ रहे थे? बाबा जी, मुझे लगता है कि राज्य ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी को सेकेंडरी बना दिया है और जन कल्याणकारी नीति को प्राथमिक बना दिया है। हाँ, ये गलत है और हम लोग इसको धीरे धीरे सुधरवाएंगे। बाबा एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ बताइए पवन जय जी। बाबा, भारत में ईसाइयों की जो वृद्धि की जा रही है अमेरिका द्वारा, वो अमेरिका का ईसाईयत प्रेम है या वह यह चाहता है कि भारत का बहुसंख्यक जो हिसाब मांगता है, जो विकास की बात करता है, जो सेकुलरिज्म की बात करता है, उसको चुप कराने के लिए ऐसे द्वेषात्मक समाज की स्थिति पैदा किया जाए जिससे समाज में अस्थिरता का माहौल बने। मुसलमान की साथ साथ ईसाइयों की भी बढ़ोतरी इस मंशा से की जा रही है जिससे सत्ता को अस्थिर करने में वो आसानी से कर सकें। भाई हमको जो लगता है कि अमेरिका सरकार या ब्रिटेन की सरकार का इसमें कोई किसी तरह का योगदान नहीं दिखता है। वहां के कैथोलिक ईसाई, अमेरिका ब्रिटेन या कई जगह के कैथोलिक ईसाई लगातार अपने धर्म का विस्तार करना चाहते हैं और उसके लिए धन का उपयोग करते हैं, पैसे का। तो पैसे का उपयोग करते हैं, उसके साथ साथ कुछ छल कपट भी होता है। ये वहां के ईसाई करते हैं। फिर भारत में कुल मिलाकर ईसाइयों की जनसंख्या तो लगभग स्थिर है। मतलब जितना हिंदुओं की बढ़ रही है
उतनी ईसाइयों की भी बढ़ रही है। मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, तो ईसाइयों की जनसंख्या उस मुकाबले मुसलमानों के मुकाबले में नहीं बढ़ रही है। सिख तो शायद घट रहे हैं मेरे हिसाब से। बाबा हमारा हमारा कहना यह था, एक सेकंड जरा सुनिएगा। आप बताइए। मेरा कहना यह था कि अमेरिका के पूंजीवादी लोग को ईसाइयत से प्रेम है, या वह सत्ता पे कंट्रोल करके नहीं, पैसा मेरे कमाना हिसाब चाहते हैं। से उनका ईसाइयत का प्रेम है। वहां के धन्यवाद। जो अधिपति हैं उनका धन्यवाद जो बाबा। प्रेम है वो धार्मिक ज्यादा है। ये बात सही है कि संख्या बढ़ाते हैं, उसके लिए पैसे का बहुत बहुत उपयोग करते हैं, ये बात सही है। हमारा हम 1 मिनट, हमारा प्रश्न है, 1 मिनट के लिए हमारा प्रश्न है। अच्छा, हमारा कहना यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि ईसाई, हिंदू, बौद्धों की संख्या कम हो रही है। क्योंकि इस्लाम जो अपनी मुसलमान जो संख्या बढ़ा रहे हैं और अपेक्षित ढंग से ठीक है, जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा हिंदू, बौद्ध, गैर मुस्लिम वो अपनी संख्या को घटा रहे हैं, हम यह कर रहे हैं। और मुसलमानों की संख्या यदि हम गैर मुस्लिम मुस्लिम के साथ देखेंगे तो भले कहेंगे मुसलमान अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ इस दृष्टि से कर रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि गैर मुस्लिम अपनी जनसंख्या गिरा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप ब्रजेश जी आगे चलाइए। जी बाबा जी, कोई और साथी बताएं। किसी साथी को अब बात भी रखनी है तो अब बात रख सकते हैं। हेलो। जी बताइए आदरणीय। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय जो जनसंख्या पे है, उस पे मैं भी दो अपनी कुछ बात रखना चाहता था। 1 मिनट। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 1980 के आसपास के इसे हम लोग चलो जस्टिफाई करते हैं थोड़ा सा। 1980 के आसपास में हमारे जो परिवार थे हिंदू के, उनकी जनसंख्या 5 से 6 के करीब होती थी परिवार में। और आज के टाइम में जो ऑन एवरेज जनसंख्या होगी वो 3 या 4 के बीच में है। तो उसका जो कारण हमें जो मुझे लगता है या जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो शिक्षा का फैलाव हो गया। बहुत ज्यादा लोग शिक्षित हो गए तो उनको लगा परिवार नियोजन वगैरह जैसे हो गया, महिलाएं पढ़ लिख गई, अब वो चाहती कि हमें पहले जॉब करें, देर से शादी। और जो मेन कारण मुझे लगा वो एक ये है कि पहले की जो आबादी थी वो ज्यादातर खेती बाड़ी पे आधारित थी और संयुक्त परिवार में रहते थे, तो बच्चों को संपत्ति और काम करने का हाथ माना जाता। बच्चों को ऐसा लगता था कि वो संपत्ति देगा हमें बना के, और काम करने का एक हाथ और मिल गया। और अब क्या है, अब पढ़ाई नौकरी महंगी महंगाई, मतलब शहरों में महंगी जिंदगी, महंगाई के कारण ये बच्चों को काम करने का एक, और उनको पालने फिर शादी ब्याह का खर्चा, तो ये कारण बन गया है जिसमें लोग बच्चे कम कर रहे हैं। जो ये मतलब जो मतलब जिससे हम लोग मतलब दूर नहीं भाग सकते। और ये एक बहुत बड़ा कारण है। फिर परिवार नियोजन बहुत है, महिलाओं का शिक्षित और नौकरी की प्रवृत्ति में बढ़ना। अब महिलाएं क्या कर रही हैं, अब देर से शादी कर रही हैं, देर से शादी भी हो रही है, जिसके बाद की वजह से भी कम बच्चे हो रहे, कई हो के तो बड़ी देर में होते होते भी नहीं है। आजकल देखा है कौन कौन सी विधि आ गई है फिर बच्चे पैदा करने के लिए। और सामाजिक सोच में बदलाव। पहले बच्चे, जो अधिक बच्चे होते थे, उन्हें गौरव और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था। अब समाज में छोटे परिवार को आधुनिक और बेहतर और समझदारी का प्रतीक मानने लेने लगे वो लोग। तो ये जो बदलाव हो गए हमारे इसमें, जैसे सामाजिक मतलब संयुक्त परिवार को, अब इसके लिए अब हम जो बदलाव जो हमारे हिंदुओं में हो गए,
या ज्यादा पढ़ गए या हमने खेती बाड़ी छोड़ी, अपना पारंपरिक उद्योग छोड़ा। अब मुसलमानों से हम तुलना करते हैं तो मुसलमानों ने क्या अपनी पारिवारिक वो नहीं छोड़ा, और वो नौकरी में है ही नहीं, तो वो तो जनसंख्या उसी लेवल से बना रहे हैं, और उनको लगता है कि वो संपत्ति में हाथ बढ़ गया उनका और जनसंख्या मतलब हाथ बढ़ा रहा है, और हम लोगों ने वो छोड़ दिया, तो हम लोग वो कर नहीं पा रहे। इसीलिए हिंदू की जनसंख्या कम हो रही है, मुझे ये लगता है, क्योंकि खेती बाड़ी से जब हट गए, हमने अपना उद्योग जो करते थे लोग उद्योगों से जुड़े थे वो छोड़ दिया। तो अब हमें क्या लगा, अब हमें लगता है कि हम कम बच्चे पैदा करेंगे तो हमारा यार कम पढ़ाना पड़े, कम लोग खर्चा होगा, बच्चे 2 बच्चे करेंगे तो हमारा पढ़ाई में अच्छा से पढ़ा पाएंगे, उसकी शादी भी अच्छा कर पाएंगे, उसका इलाज अच्छा करा पाएंगे। तो ये तो सोच आ गई है, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा कारण है, और इसके लिए अब हमें सोचना पड़ेगा, नई तरीके से नीतियां बनानी पड़ेंगी, और नए लोगों को आगे आना पड़ेगा कि संयुक्त परिवार में हम कैसे आगे बढ़ाएं। संयुक्त परिवार क्यों नहीं बन पा रहे? अब तो लोग देख लो, परिवार का मतलब मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे और मेरी ससुराल, इसके अलावा लोग आपस में चचा चाऊ सगे लोग नहीं पूछ रहे एक दूसरे को। ये तो सबके परिवार में हो रहा हुआ, इसमें कोई इनकार भी नहीं कर सकता, है ना। तो मेरा इतना ही सोच बस कहना था। धन्यवाद। जी, कोई और साथी बताएं। मैं एक लाइन में अपना विचार रखना चाहता था जनसंख्या जी वृद्धि बताइए और आदरणीय। संतुलन पर। जी बताइए बबलू जी। हाँ, मैं देख रहा था एक 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जन्मे एक विचारक थे, थॉमस माल्थस। इन्होंने भी सिद्धांत लिखा था जनसंख्या नियंत्रण पर। इनका ही मानना था, और 2010 से लेकर के 2024 तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थानों ने भी इस पर स्टडी लिखे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक लोग जो भी संसाधन किए। कुछ लोगों का मानना है समथिंग 3 से 4 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या। कुछ लोगों का मानना है 7 से 10 अरब विश्व की जनसंख्या। एक सामान्य विकसित राष्ट्र में मतलब सही संसाधन, जितने धरती में संसाधन है उसके पूर्ति के अनुसार जनसंख्या इतना के करीब होना चाहिए। ऐसा अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग विचार से है, मगर 10 अरब से ऊपर तक मत जो है अभी तक किन्हीं वैज्ञानिकों ने ऐसा शोध करके नहीं बतलाया है कि पृथ्वी की जनसंख्या इससे अधिक होनी चाहिए। मगर अधिकांश विचारक जो है वो पश्चिमी देश से बिलोंग करते हैं, या तो अमेरिका के हैं या इंग्लैंड के लोग हैं, मतलब यूरोप के या अमेरिका के, जो ही कंट्रियों के लोग हैं। भारत से ऐसा कोई सिद्धांत प्रतिपादित हुआ नहीं है 2024 का आंकड़ा के अनुसार। दूसरा जो बात आ रहा था कि मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार मनुष्यों ने अपने लिए अपने अनुसार लिखा है। संविधान लोकतंत्र में लिखे चाहे राजतंत्र में लिखे, मगर जब हम प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं तो प्रकृति ने सबको समान अधिकार दिए हैं। मनुष्य ने अपने फायदा के लिए अपने लिए अधिक अधिकार उसमें से ले लिए। जब भी हम प्राकृतिक रूप से किसी के दूसरे क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं तो उसका खमियाजा कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संतुलन चक्र है हमें भुगतना पड़ता है। उसमें किसी भी एक जंतु का जो संख्या बढ़ेगा तो दूसरे जो उसका नुकसान होगा, कहीं ना कहीं क्षति उसका होगा। हम अगर समूल स्टडी देखो, समूल प्राणी जगत को मान लें तो उसके अनुसार से अगर ज्यादा जनसंख्या मनुष्य को बढ़ जाए तो दूसरे लोगों को क्षति होगा। जैसे आज शहरीकरण हो रहा है, हम वन कर रहे हैं, तो वन जीव शहर में घुस जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ेगा तो हम क्षेत्र का विस्तार करेंगे, या तो मनुष्य का क्षेत्र रहेंगे उसको कब्जा करेंगे, या वन क्षेत्र को कब्जा करेंगे, यानी किसी न किसी दूसरे क्षेत्र को हम कब्जा करेंगे जब जनसंख्या बढ़ेगा था। और हमारे पिताजी का 5 एकड़ जमीन था, हम लोग 4 भाई हो गए तो 1.25 एकड़ बचा, फिर हमारे 4 हो जाएंगे तो डिस्प्यूट में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा तो सीमित रखना पड़ेगा। बाकी विचारों को अलग अलग विचार दिए हैं इसमें। जी बस इतना ही कहना था। जी बताएं और साथी। रामराज जी, वैद्यराज जी, बहादुर सिंह जी या श्रीकांत जी, कोई भी साथी बताएं।
मैं रास्ते में हूँ, मीटिंग से जा रहा हूँ घर। जी जी जी। मैं एक आचार्य हैं, आचार्य योगेश भारद्वाज जी, उनको मैं सुन रहा था, उनका एक वीडियो। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आपने एक ही व्यक्ति पैदा किया, एक ही बेटा, तो आपने एक तरह से सभी रिश्तों की हत्या कर दी, आप हत्यारे हो गए। आपने चाचा की हत्या कर दी, मामा की हत्या कर दी, बुआ की हत्या कर दी, आपने कई रिश्तों की हत्या कर दी। और एक प्रश्न जो खड़ा होता है, मैंने भी देखा है कि परिवार के लोग ही परिवार में साथ खड़े होते हैं, सुख हो या दुख हो। कोई समस्या होगी तो आपके साथ बाहर का व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, अपना भाई है, बहन है, परिवार है। ये ऐसा होता है। मैंने अपनी जब समस्या हुई, मेरे भी जो बीमारी आई, तो मैंने भी देखा कि परिवार के लोग ही साथ खड़े होते हैं। बाहर के जो लोग हैं वो आपको आएंगे, देखेंगे और चले जाएंगे, इतना ही बस करेंगे वो। लेकिन परिवार है तो वहां एक दूसरे का सब सहारा बन जाते हैं। एक व्यक्ति को मैं देखता हूं, मैंने कई परिवार ऐसे देखे हैं जहां एक लड़का है या एक लड़की है, उनके ऊपर मानसिक तनाव बहुत अधिक होता है सर्वाइवल का, वहां मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थितियां भी न आ जाए परिवारों में। और दूसरा है कि वैसे तो इस चर्चा का विषय नहीं है और बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए बात जो एक गंभीर बात है वो ये है कि कई लोग, या हम मुसलमानों की बात करें तो 5-7 बच्चे, 10 बच्चे पैदा कर दें। उन्हें पता है कि 2 बच्चे घर चला रहे हैं और 10 उसमें से 8 खुद को बम से उड़ा भी दे रहे हैं, तो क्या जाता है। आपका तो दंगे में एक ही बच्चा है, वही लपेट लिया जाता है, आपके पास कुछ नहीं बचता है, या सड़क एक्सीडेंट में चला जाए, किसी चीज में चला जाए, तो उस पर भी विचार करें। कम से कम 2-3 तो हो, एक के भरोसे आप बैठे रहेंगे। तो जिस तरह की हम पॉपुलेशन को देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र है वो बहुमत का ही शासन है। आज इस देश में 3% के आसपास ब्राह्मण हैं जो जन्म से खुद को मानते हैं। आज उनको हर तरीके से गाली दी जाती है, हर तरह से अपमानित किया जाता है, क्योंकि वो अल्पमत में है। तो मैंने जो कोटेशन में भी जो बात लिखी कि ये अल्पमत बहुमत वाली जो बात हो जाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना नहीं चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में ये आ जाता है, ना उसमें कोई बहुसंख्यक है ना अल्पसंख्यक है। जब तक हम वर्ग संघर्ष के रास्तों को नहीं सुधारेंगे, तब तक इसका कोई ना कोई लाभ लेने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में जो अल्पसंख्यक है उसके लिए समस्या होगी। तो हम रिश्तों के हत्यारे भी न बने, इस पर भी विचार करें। मैंने अपनी बात रखी है, किसी साथी का कोई प्रश्न है या बात है तो रख सकते हैं। मैं एक लाइन में इसका जवाब कुछ कहना चाहता था इसी संबंध जी में, बताइए। अनुमति देता। आपने ठीक कहा कि रिश्ते घटेंगे उससे, मगर जब हम शास्त्रों का, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या टीवी सीरियल में देखते हैं या पुस्तकें जो उनके पढ़ते हैं, उसमें सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, तो वो चर्चा के विषय है। हमने तो त्रेता में रामायण का हम पढ़ते हैं, वाल्मीकि हो चाहे तुलसीदास जी हो, तो देखते हैं रावण को कहते हैं कि 100 बेटा है ना कि थे। इसी प्रकार से कौरव पांडव में भी थे, पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 थे। युद्ध जब होता है महाभारत का, उसमें कौरवों को से 11 अक्षरी सेना होते हैं और पांडवों को से 7 अक्षरी सेना होते हैं, तो 11-7 का अनुपात होता है। तो जनसंख्या मायने यहाँ भी नहीं रखता है। राम रावण युद्ध का भी हम देखते हैं, जनसंख्या मायने वहां भी नहीं रखता है, क्योंकि रावण के पास ज्यादा सैनिक थे, ज्यादा संख्या था, राम के पास कम संख्या थे, तो संख्या यहाँ भी मायने नहीं रखते हैं। और कालांतर से लेकर आज तक देख रहे हैं संघर्ष तो होते रहे हैं, और संघर्ष क्योंकि जो शास्त्र में लिखा गया है झूठा भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है। कोई प्रमाणित दस्तावेज हमारे पास तो नहीं है, बाकी लोग भाई हम लोग सत्य मानते आए हैं, मानते चलते आए हैं। हम देखते हैं जो अभी विक्रम संवत चलता है, विक्रमादित्य के बारे में भी ऐसी ही बात कहा जाता रहा है कि उन्होंने सत्ता कैसे प्राप्त की। उसी प्रकार से सम्राट अशोक के बारे में भी मैं एक भाई, और सम्राट अशोक के बारे में भी मैं एक फिल्म आया था शायद, में ध्यान आ रहा, अशोका करके फिल्म में देखा, बहुत दिन हो गए हम स्टूडेंट लाइफ में देखे थे। उस समय भी दिखाया जाता है कि उन्होंने सत्ता कैसे प्राप्त की, अपने लोगों का वध करके, ऐसा कुछ लिखा जाता है इतिहास में, कहना उचित नहीं होगा। तो संघर्ष रहे हैं, हिंदुओं में रहे या मुस्लिमों में रहे, तो अपने लोगों को मार के ही सत्ता प्राप्त किए हैं।
ऐसा हमारे दासों शास्त्रों में मिलता है और बाकी धर्म के लोगों में भी मिलता है। तो संघर्ष तो हम पीछे रह नहीं सकते हो, तो कालांतर में होता रहा है, आने वाला समय भी होता रहेगा, रुक जाएगा ऐसी गारंटी हम लोग ऐसा नियम नहीं कर सकते कि नियम हम बना दिए उस नियम पे आने वाले समय संघर्ष नहीं होगा। धन्यवाद। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं।